बीएससी भाग तृतीय के विद्यार्थियों का स्वागत है। पिछले लेक्चर में हम बात कर रहे थे अजैविक और जैविक कारकों की, और इसमें हमने बात करते हुए चर्चा की थी कि कौन कौन से प्रकार के अजैविक कारक होते हैं और कौन कौन प्रकार के जैविक कारक होते हैं। हमने चर्चा की थी अजैविक कारकों की पारस्परिक क्रिया की, और उससे हमने देखा था कि किस प्रकार से उनकी क्रिया से भूकंप, बरसात, ज्वालामुखी आदि उत्पन्न हो सकते हैं। इसी तरह से हमने जैविक कारकों की क्रिया की बात की थी, जिसमें हमने विभिन्न प्रकार के प्रीडेशन, पैरासिटिज्म, कंपटीशन, इस तरह की क्रियाओं की चर्चा की थी। उसके बाद का वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाया था, इसलिए विद्यार्थियों आपकी सुविधा के लिए उसके बाद का वीडियो प्रस्तुत करते हैं। अगली चर्चा करनी थी अजैविक और जैविक कारकों के बीच में पारस्परिक क्रियाएं। कौन कौन सी ऐसी क्रियाएं हैं जो अजैविक और जैविक कारकों के बीच में होती हैं और उनका क्या परिणाम होता है, इसके बारे में चर्चा रह गई थी। उसको हम आपके लिए प्रस्तुत करते हैं। पहली क्रिया हमने बात की थी प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस। इसके द्वारा सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा को जैविक ऊर्जा के रूप में बदल दिया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड, जल और उचित तापमान पर फोटोसिंथेसिस की क्रियाएं संपन्न होती हैं। पृथ्वी पर बायोमास का निर्माण इन्हीं क्रियाओं के द्वारा होता है। दूसरी क्रिया है कीमोसिंथेसिस। रासायनिक क्रियाओं के द्वारा ऑर्गेनिक या कार्बनिक तत्वों का निर्माण किया जाना। इस क्रिया में रासायनिक क्रियाएं होती हैं, बिना प्रकाश के भी ये क्रियाएं हो जाती हैं। बैक्टीरिया आदि इस प्रकार की क्रिया करते हैं। तीसरा जो बहुत बड़ा प्रभाव है एबायोटिक और बायोटिक फैक्टर्स का, वो है पादपों और जंतुओं के भौगोलिक वितरण के बारे में। जिस प्रकार का जहाँ पर वातावरण होगा, तापमान, वर्षा, रेनफॉल, या वायु कितनी तेज़ चल रही है, या मिट्टी वहाँ की किस प्रकार की है, इसी के आधार पर वहाँ का फ्लोरा या पादप समुदाय तय किया जा सकेगा। कौन से पादप समुदाय वहाँ उगेंगे, पाए जाएंगे, और जिस प्रकार का पादप समुदाय पाया जाएगा उसी अनुसार ही वहाँ का जंतु समुदाय तय होगा। तो इस प्रकार से पादपों और जंतुओं अर्थात बायोटिक फैक्टर्स जो हमने चर्चा की थी, वो उनका वितरण कहाँ किस प्रकार से होगा, ये पूरी तरह से एबायोटिक फैक्टर्स पर ही निर्भर करता है। बायोटिक फैक्टर्स कहाँ कितने पाए जाएंगे, इसका निर्धारण एबायोटिक फैक्टर्स ही करते हैं। ये बहुत बड़ा इंटरैक्शन है, इस पर ध्यान देंगे। अगली बात है एडाप्टेशंस। जिस प्रकार का एबायोटिक वातावरण होगा, बर्फीला वातावरण है या रेगिस्तानी वातावरण है या गहरा समुद्र है या झील है, उसी प्रकार से वहाँ पाए जाने वाले पादप और जंतु पारस्परिक अनुकूलन करेंगे, अपने आप को अनुकूलित करेंगे। उनके शरीर की रचना, उनके शरीर के कार्यविधि, फिजियोलॉजी आदि उसी आधार पर निर्धारित होगा। तो ये एक तरह से बहुत बड़ा इफेक्ट है एबायोटिक फैक्टर्स का बायोटिक फैक्टर्स पर। बायोटिक फैक्टर्स कैसे पाए जाएंगे और कहाँ पाए जाएंगे और उनका जीवन कैसे चलेगा, ये पूरी तरह से एबायोटिक फैक्टर्स ही तय करते हैं। और जब एडाप्टेशंस या अनुकूलन होते हैं तो इसी का परिणाम आता है इवोल्यूशन के रूप में, नई जातियों का विकास होना। अर्थात कहाँ पर कौन सी नई जातियाँ विकसित हों, कौन सी जाति विकसित हो करके आगे किस तरह की जातियों को जन्म दे, ये भी पूरी तरह से एबायोटिक फैक्टर्स ही निर्धारित करते हैं। और इसके साथ ही साथ अगर कोई बायोटिक कंपोनेंट अर्थात कोई स्पीसीज वहाँ के वातावरण के लिए उचित प्रकार से अनुकूलित नहीं हो पाया, अर्थात एबायोटिक फैक्टर्स के साथ सामंजस्य या तालमेल नहीं बना पाया, तो उसको विलुप्त ही होना पड़ता है। और इस तरह से
इंटरैक्शन का, एबायोटिक और बायोटिक फैक्टर्स के इंटरैक्शंस का एक परिणाम एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीसीज या जातियों का विलुप्त होना, विलोपन भी हो सकता है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि जो भी जीवित कारक हैं, लिविंग सिस्टम्स हैं, चाहे वो प्लांट्स हों, एनिमल्स हों, माइक्रोब्स हों या डेट्रिसिवोर्स हों, ये सभी पूरी तरह से इनका वितरण, इनकी जीवनचर्या, इनका विकास, इनका अनुकूलन और इनका विलोपन सब कुछ एबायोटिक फैक्टर्स पर ही निर्भर करता है। और दूसरी बात, ये जीव अर्थात लिविंग सिस्टम्स एबायोटिक फैक्टर्स को भी प्रभावित करते हैं। जहाँ पर प्लांट हैं वहाँ पर सॉइल में ह्यूमस का निर्माण करेंगे तो वहाँ का सॉइल का नेचर बदल जाएगा। बड़े वृक्षों वाले वन हैं तो वहाँ आने वाले हवा के तूफान को रोकेंगे और इस तरह से उसके प्रभाव को कम कर देंगे। तो ये दोनों ही तरह के कारक, चाहे जैविक हों चाहे अजैविक हों, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, एक दूसरे के साथ क्रिया करते हैं और हम इकोलॉजी में इन्हीं क्रियाओं का अध्ययन करते हैं।